हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीवीएफ उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो कल अपन ने लोकतंत्र के अर्थ, उनकी परिभाषा, उनके स्वरूप, उनके प्रकार के बारे में अध्ययन किया था। हमने लोकतंत्र के विभिन्न रूप पढ़े थे, जिसमें राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और नैतिक लोकतंत्र। तो देखिए, कल अपन नैतिक लोकतंत्र पढ़ रहे थे। नैतिक लोकतंत्र की विशेषताएं जो बाकी रही थी। नैतिक लोकतंत्र जो भाईचारा, समानता, स्वतंत्रता के विचार पर बल देता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लोकतंत्र संबंधित सिद्धांत व दृष्टिकोण। तो देखिए, लोकतंत्र शब्द अपने आप में एक व्यापक शब्द है। इनके अनेक अर्थ हैं। इसको आसानी से समझना किसी की वश की बात नहीं है। तो इसको समझने के लिए हम लोकतंत्र के कुछ सिद्धांत व दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, लोकतंत्र का जो पहला सिद्धांत दिया है वो लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत व दृष्टिकोण। तो देखिए, लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत व दृष्टिकोण, इस सिद्धांत को लोकप्रिय सिद्धांत, यहाँ पश्चिमी सिद्धांत कहा जाता है। कल अपन ने पढ़ा था कि लोकतंत्र की प्राय उत्पत्ति पश्चिमी देशों में होने की वजह से इसको पश्चिमी लोकतंत्र कहा जाता है। और इसको लोकप्रिय सिद्धांत क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत है वो राज्य के कल्याणकारी कार्य को बल देते हैं। यहाँ हम कह सकते हैं परंपरागत उदारवादी सिद्धांत है वो राजनीतिक स्वतंत्रता, समानता व भाईचारे की भावना पर ये बल देता है और यह राज्य के कल्याणकारी कार्यों पर अत्यधिक बल देते हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क अन्य जो आधारभूत सेवाएं हैं उस पर वो सर्वाधिक बल दिया जाता है, जिससे उस राज्य का कल्याण होता है। इसमें किसी निजी हित नहीं होता है, बल्कि राज्य के संपूर्ण समुदाय का इसमें हिस्सेदारी यहाँ भाग होता है। लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत व दृष्टिकोण, इसके प्रमुख विचारक हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, जे.एच. मिल, टी.एच. ग्रीन और अब्राहम लिंकन। और अब्राहम लिंकन के बारे में आप जानते हैं, उन्होंने लोकतंत्र की सर्वाधिक लोकप्रिय परिभाषा भी दी है, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। अब देखिए, जो ये परंपरागत उदारवादी सिद्धांत है, इस सिद्धांत को बनने में यहाँ अपना स्थायी रूप प्रदान करने में लगभग 3 शताब्दियों का समय लगा है। इन 3 शताब्दियों में जो हॉब्स है, लॉक, रूसो, बेंथम, जे.एच. मिल, टी.एच. ग्रीन, अब्राहम लिंकन आदि विचार चिंतन के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। अगला आपके आता है लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत व दृष्टिकोण। तो देखिए, बहुल शब्द से पता चलता है, बहुल का अर्थ होता है अधिक, बहु का अर्थ होता है अधिक। तो देखिए, इस सिद्धांत के अंदर अधिक समूह पर बल दिया गया है, इसलिए इसको बहुल तंत्रवाद भी कहा जाता है।
सिद्धांत के अंदर हम बात करते हैं तो राज्य की जो शक्ति है वो किसी एक समूह के पास न होकर अनेक समुदायों के पास होती। इनके प्रमुख विचारक की बात करते हैं तो एच.जे. लॉस्की और डी.बी. अर्नेस्ट बार्कर आदि इनके प्रमुख विचारक हुए हैं, जिन्होंने लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत को बढ़ावा दिया। इस एक विचारक प्रथम के अनुसार यह एक ऐसी सामाजिक राजनीतिक प्रणाली है जिसमें राज्य की शक्ति में अनेक निजी हित होते हैं, यहाँ निजी समूह अपनी भागीदारी निभाते हैं। तो देखिए इस परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है कि लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत है वो निजी हित व निजी समूह यानी जो समूह पर वो अपनी भागीदारी निभाते हैं। अगला आपके आता है लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय, यहाँ पर कह सकते हैं विशिष्ट वर्ग के लिए सिद्धांत व दृष्टिकोण। तो देखिए इस सिद्धांत में कहा गया है कि जो शासन करने की शक्ति है वो प्रत्येक व्यक्ति में निहित नहीं होती है, प्रत्येक वर्ग में नहीं होती है। शासन करने की शक्ति है वो एक अलग विशेष वर्ग में होती है, उसके हाथों में लोकतंत्र सौंपना चाहिए। तो देखिए इस विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के प्रमुख विचारक थे रॉबर्ट मिशेल, मॉस्का, पेरेटो, सीराई आदि ये विचारक हुए हैं, जिन्होंने लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा है कि सभी समाज के समुदाय हैं वो शासन का संचालन नहीं कर सकते हैं। शासन का संचालन करने के लिए अलग से उसके अंदर एबिलिटी योग्यता होनी चाहिए और उसके लिए अलग से एक विशिष्ट वर्ग होना चाहिए। तो देखिए इसके अंदर बात करते हैं मॉस्का ने जो अपनी पुस्तक लिखी है दी रूलिंग क्लास, दी रूलिंग क्लास, इस दी रूलिंग क्लास में भी लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत को विस्तार से समझाया गया है। एक और विचार रॉबर्ट मिशेल, उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है दी पॉलिटिकल पार्टीज, दी पॉलिटिकल पार्टीज। उस पुस्तक में भी लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। अगला आपके आता है लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत व दृष्टिकोण। तो देखिए लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत अब इन नाम से पता चलता है तो एक जर्मनी का विचारक है। तो देखिए जर्मनी का विचारक कार्ल मार्क्स, जिसको इतिहासकार, विद्वान, विचारक, दार्शनिक जो भी कहे उसके लिए कम नहीं, यानी जर्मनी का ये जाना माना नाम है, जाने मानी हस्ती है। तो देखिए कार्ल मार्क्स ने जो अपना सिद्धांत दिया है और यह जो सिद्धांत उन्होंने जो विचार दिए हैं तो उन्होंने जो इनकी प्रकृति है तो इसकी प्रकृति से पता चलता है कि कार्ल मार्क्सवादी सिद्धांत है वो आर्थिक समानताओं पर बल देते हैं। तो कार्ल मार्क्स का ये अपन कल पढ़ा था उसमें सिद्धांत में उन्होंने यही कहा था कि समता, आर्थिक समतावादी सिद्धांत, यानी जो आर्थिक है, जो धन है वो समाज के सभी समुदायों में समान रूप से बढ़ना चाहिए, उसके साथ आर्थिक दृष्टि से असमानता नहीं हो, इस पर बल देते हैं। तो मार्क्सवादी लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत
व दृष्टिकोण। इसको सर्वाधिक लोकप्रिय बनाने के लिए विशेष योगदान रहा है वो कार्ल मार्क्स का रहा है। इसीलिए इस सिद्धांत का नाम भी क्या रखा है, मार्क्सवादी सिद्धांत। इसके अलावा फ्रेडरिक लेनिन, इटालियन आदि भी विचारक हुए हैं जिन्होंने कार्ल मार्क्सवादी सिद्धांत का समर्थन किया है। इसके बाद हम बात करते हैं तो अगला आपके आता है लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत व दृष्टिकोण। तो देखिए लोकतंत्र का जो समाजवादी सिद्धांत व दृष्टिकोण, ये जो सिद्धांत है वो जो आपके पहला दे रखा है परंपरागत उदारवादी सिद्धांत और लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत, इन दोनों का मिला जुला रूप है और इसको कहा जाता है लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत व दृष्टिकोण। क्योंकि लोकतंत्र के समाजवादी सिद्धांत व दृष्टिकोण के अंदर विशेषकर उदारवादी सिद्धांत, और उदारवादी सिद्धांत हमेशा व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे पर वो बल देती हैं और वह लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत को अपनाता है। जबकि मार्क्सवादी सिद्धांत है वो लोकतंत्र के आर्थिक समानताओं पर वो बल देते हैं। तब लोकतंत्र का जो समाजवादी सिद्धांत है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, इसके साथ साथ आर्थिक समानताओं पर बल देते हैं। इसीलिए लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत को परंपरागत उदारवादी सिद्धांत और लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत का संबंध भी कहा गया है। अब हम आगे जो प्रश्न कल हमने इसी पाठ में पढ़ा था प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, तो उससे एक प्रश्न बनता है प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो उस प्रश्न को आज हम यहाँ डिटेल से पढ़ेंगे और आपको कॉपी में भी करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए आज क्वेश्चन एक पढ़ते जा रहे हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र व अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न आपके 4 अंक का आ सकता है। तो ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए कल हमने पढ़ा था प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या पढ़ा था कि उसके अंदर संपूर्ण जनता एक साथ मिलकर के निर्णय लेती है, कानून बनाती है और कानूनों को लागू करती है। तो देखिए इसमें पहला अंतर है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है, जैसे कानूनों का निर्माण करना, कानूनों को लागू करना। यहाँ पर कह सकते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं इकट्ठी होकर के निर्णय लेती है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं अपनी शक्तियों का प्रयोग न करके इसके माध्यम से प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। और यहाँ जनता स्वयं अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है। तो एक आपके अंदर स्पष्ट हो गया है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं अपनी शक्तियों का प्रयोग न करके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। जो समय समय पर है वो प्रतिनिधियों को जनता चुनती है। दूसरा अंतर देखिए कम जनसंख्या व क्षेत्रफल वाले क्षेत्रों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाया जा सकता है। जो सर्वाधिक जनसंख्या है, विशाल भूभाग है, विशाल भूभाग सर्वाधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है अपनाया नहीं जाता है। इसलिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र वर्तमान में कभी प्रचलित है, क्योंकि उसके लिए कम जनसंख्या व कम क्षेत्रफल वाले क्षेत्रों में ही संभव है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं तो इसमें अधिक
जनसंख्या व विशाल भूभाग पर भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया जा सकता है और वर्तमान में अधिकांश अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को ही अपनाया गया है। अब देखिए नेक्स्ट आपके आता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। वर्तमान में हम बात करते हैं तो स्विट्जरलैंड के 5 कैंटनों या हम कह सकते हैं प्रांत या राज्य भी कह सकते हैं, तो उन 5 प्रांतों में ही अपनाया गया है वर्तमान में। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्राचीन यूनान के नगरों में भी अपनाया गया। तो देखिए इसका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र विश्व के प्राय सभी लोकतांत्रिक राज्यों में, कौन से लोकतांत्रिक राज्यों में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र अपनाया गया है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र केवल कहाँ है? स्विट्जरलैंड के 5 प्रांतों में। स्विट्जरलैंड के 5 प्रांतों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाया गया है। विश्व के प्राय सभी लोकतांत्रिक जो राज्य हैं उसमें प्रतिनिधि लोकतंत्र अपनाया गया। कौन सा? प्रतिनिधि लोकतंत्र। अगला आपके अंतर है तो देखिए इससे स्पष्ट हो जाता है कि अरनसा ने एक कथन लिखा है कि ऐसा शासन जिसमें जनता, संपूर्ण जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना प्रतिनिधियों के माध्यम से पद सत्ता का प्रयोग करती है। तो अरनसा का कहने का तात्पर्य यही है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है, वो प्रतिनिधियों का सहारा नहीं लेती है। तो देखिए यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में भी जे.एस. मिल का जो कथन है, जे.एस. मिल कह रहा है कि जनता अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। जे.एस. मिल ने कहा है कि जनता है वो अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं खुद न करके इसके माध्यम से प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है, और वो भी प्रतिनिधि स्थायी न होकर के उसको समय समय पर क्या करती है? चुनती है। तो ये प्रश्न आपके कक्षा की दृष्टि से मोस्ट है। इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी नोटबुक में उतार ले। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं कुछ लोकतंत्र की महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो देखिए लॉर्ड ब्राइस के अनुसार इन्होंने कहा है लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें राज्य की शासन शक्ति कानूनी तौर पर किसी विशेष वर्ग या वर्गों में नहीं अपितु संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित है। तो देखिए लॉर्ड ब्राइस ने कहा है कि जो लोकतंत्र शासन है वह किसी समुदाय या किसी विशेष वर्ग के हाथों में नहीं अपितु संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होती है। ऐसी शासन प्रणाली को लोकतंत्र कहा जाता है। डायसी के अनुसार इन्होंने जो लोकतंत्र की परिभाषा दी है, लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है। राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है। तो देखिए हम बात करते हैं लोकतंत्र की, बात करते हैं कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, जैसे शक्तियों का विभाजन या बंटवारा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, फिर स्थानीय निकाय, पंचायती राज व्यवस्था, नगरीय व्यवस्था, यानी शक्तियों का बंटवारा कर दिया है जिसमें अधिकांश भाग है वो शासक होता है। यानी लोकतंत्र में अधिकांश प्रतिनिधि हैं वो शासन का संचालन करते हैं। अगला आपके हैं सीले के अनुसार, तो इन्होंने जो लोकतंत्र की परिभाषा दी है कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग हो। इन्होंने कहा है कि
प्रत्येक व्यक्ति का भाग। अब देखिए प्रत्येक व्यक्ति का भाग किसमें? शासन कार्य, यानी जो सरकार का निर्माण करते हैं, सरकार बनाते हैं, सरकार को पद से हटाते हैं, ये संपूर्ण शक्ति जनता में नहीं है। किसमें? जनता में नहीं है। यानी प्रत्येक व्यक्ति का उसमें भाग, प्रत्येक व्यक्ति जो अपने प्रतिनिधि भेजते हैं वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो आपके परिभाषा है वो अब्राहम लिंकन की है, जो वर्तमान में सर्वाधिक लोकप्रिय है और बिल्कुल ही लोकतंत्र इसके अकॉर्डिंग शासन का संचालन करते हैं। इन्होंने कहा है कि जो ये लोकतंत्र है वो जनता का ही है, जनता के लिए है तथा जनता द्वारा शासन है। इन्होंने कहा है कि जो ये लोकतंत्र, यानी लोक का अर्थ होता है जनता, जनतंत्र यानी जनता का शासन है और जनता खुद शासन का निर्माण करती है और किसके लिए? जनता के लिए। और किसके द्वारा? जनता के द्वारा। तो देखिए जो आपके ये महत्वपूर्ण 4 परिभाषाएं दी गई हैं आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इनमें से कोई एक परिभाषा भी आ सकती है। जैसे राष्ट्रीय की बात करते हैं तो 2019 के बोर्ड एग्जाम में परिभाषा आपकी आई थी लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। ये कथन किसका है? वो आपके 1 नंबर का। तो क्वेश्चन इसमें भी आपके 1 अंक का बन सकता है, इसलिए इन 4 परिभाषाओं को आराम से समझें और जैसे आपको लगता है कि लोकतंत्र शासन के अंदर आपको विशेष दिया जाता है कि संपूर्ण समाज के सदस्यों में नियत है, तो संपूर्ण समाज के सदस्यों में नियत है। किसने कहा है? लॉर्ड ब्राइट ने कहा है। डायसी ने कहा है कि अधिकांश भाग शासक होता है। यदि आपके जो परिभाषा में टॉपिक आ जाता है कि अधिकांश भाग शासक है तो आप आंख बंद करके डायसी लिख दें। अब सीने की बात आती है तो इसमें भी आप याद रख सकते हैं। इन्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति का भाग, यहाँ आप याद भी रख सकते हैं जो ये कोष्टक से बंद कर रखा है उससे भी आप याद रख सकते हैं शासन कार्य, प्रत्येक व्यक्ति का भाग, तो वो कथन किसका है? सीने। और यदि ये परिभाषा तो आपको आ जाती है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, तो आप आराम से अब्राहम लिंकन लिख सकते हैं। आज के अंक में इतना ही। कल अपन पढ़ेंगे लोकतंत्र की विशेषताएं। जो हमने लोकतंत्र के 2 टॉपिक लिए हैं उस 2 टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ना। अच्छा लगे कमेंट